आज हम करेंगे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो सरफेस ली, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास ए एंड बी। ये जो ऊपर वाला सरफेस दिख रहा है ये हमारा क्या है, इस सरफेस का नाम है ए, और जो नीचे वाला सरफेस है इसका नाम क्या है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास ए और बी दिखाई दे रहे हैं ना, दो सरफेस एक के ऊपर एक है ना, कैसे भी बना सकते हैं हम, है ना। तो और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कितनी हमारी ई है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है, हमें पता है कि ईडीएल इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल। ईडीएल इक्वल टू होता है पोटेंशियल, तो ईडीएल इक्वल टू कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल में चेंज। पोटेंशियल में चेंज क्या होगा, देखो मान लेते हैं नीचे वाला का जो बी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बी है, इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, नीचे वाले का पोटेंशियल कितना है वी, और ऊपर वाले का पोटेंशियल कितना है वी प्लस डेल्टा वी। ये हमारा क्या है, ए का पोटेंशियल है वी प्लस डेल्टा वी। तो चेंज इन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, देखो पोटेंशियल कहां का, नीचे पोटेंशियल किसका ज्यादा होना चाहिए, नीचे वाले का कि ऊपर वाले का, नीचे वाले का यार, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां ऊपर की तरफ जा रही ना, तो नीचे वाला ज्यादा होगा ना। तो हमेशा हाँ, मतलब फर्स्ट वाले से हमेशा इनिशियल से फाइनल को ही माइनस करेंगे, इसमें करेंगे ना, क्योंकि हाँ इसका इनिशियल माइनस फाइनल होगा ना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा v माइनस बी का पोटेंशियल माइनस ये किसका है पोटेंशियल वीबी माइनस वीए। वीबी का पोटेंशियल कितना था v, और वी का पोटेंशियल कितना था v प्लस डेल्टा वी। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें, देखो ये माइनस की अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, v माइनस dv, ऐसा हो जाएगा ये v से v कैंसिल। तो ईडीएल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस डीवी आ गई। यहां से हम ई की वैल्यू अगर निकालें, ई कस टू कितना आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा एल इंटू वाला था तो डिवाइड में चल गया, ये आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, और बीवी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, मॉड में माइनस डेल्टा लिख सकते हैं ऐसे, है ना। ये डीवी की वैल्यू रखेंगे हम, तो ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल एल, ये भी लिख सकते हैं, या इसको डी में कन्वर्ट करेंगे, मॉड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे, क्योंकि मॉड को पॉजिटिव लेना है हमें, तो डीवी अपॉन डेल एल भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये तो हो जाएगा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको। ठीक है, ये पढ़ लेना। देखो तो हमारा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन in which the potential decrease स्टिफनेस। इतना समझ आ गया, हमारा क्या होगा, its magnitude is given by the change in the magnitude of potential per unit displacement normal to the equipotential surface at the point। ठीक है, एक तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल पे होगा, मतलब 90 डिग्री बनाएगा। इतना समझ आ गया सबके, है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लेना सब। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ये आपको मैंने बताया था क्या होता है। देखो एक सिस्टम ऑफ चार्ज, दो चार्ज हमारे पास Q1 एंड Q2। देखो दो चार्ज की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल होती है ना। तो हुआ क्या होगा, देखो Q1 चार्ज यहीं पर रखा, एक दूसरा चार्ज था Q2, इसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर आए, और कितने डिस्टेंस पे रखा हमने, R12 डिस्टेंस पे रखा। तो जो हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर आए तो हमने क्या किया होगा, वर्क डन क्या होगा, तो जो वर्क डन किया ना वो किसमें स्टोर्ड हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू, तो इसको ऐसे याद कर लो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है हमें। डिस्प्लेसमेंट मान लो R1 है हमारा, है ना। तो फोर्स इनके बीच में फोर्स कितना होगा, कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकाल लेंगे, कितना होगा Q1 Q2 R स्क्वायर, है ना, R स्क्वायर, और एक R से मल्टीप्लाई करेंगे तो R से R कैंसिल, तो वर्क डन कितना आएगा हमारा,
वर्क डन आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, ये के हो गया हमारा क्यू Q1 Q2 अपॉन आर। और ये जो वर्क डन है, इसी वर्क डन को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। तो U बराबर हमारा कितना आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R12। अगर इनके बीच अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें, इस R को लिखेंगे R12। इतना समझ में आ गया सबके। ये हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हो सकता है कि दो चार्ज की जगह क्या हो, तीन चार्ज हो, मल्टीपल चार्ज हो। देखो एक क्वेश्चन है इसके बाद, उसको करते हैं हम। एक क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। Let us calculate the potential energy of a system of three charge Q1, Q2 and Q3 located at R1, R2, R3 respectively to bring Q1 first from infinite to R1. No work is required. Next we bring Q2 from infinity to R2. As before, work done in the step is ऐसे ऐसे। हम देखो क्या करेंगे, हम वर्क डन निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, देखो ये हमारे पास चार्ज है, हमारे पास एक चार्ज है हमारे पास। ये नीचे जो है ना, ये Q1 नहीं लिखा है, ये Q1 है जो बचा। ये Q2 है, ये Q3 है, और नीचे वाला क्या है, Q1 है। ठीक है, इसको करते हैं। अच्छा ऐसे देखें, ये नीचे जो चार्ज है ये क्या है हमारा, Q1। ठीक है, तो तीन चार्ज हमारे पास, Q1, ये है Q2 और एक है Q3। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये चार्ज है 2 और 3 के बीच में, तो इसकी डिस्टेंस हमने लिख दी 2 और 3। ठीक है, ये चार्ज है 2 और 1, तो इसके बीच की डिस्टेंस लिख दी 1 और 2। ये चार्ज है 3 और 1, तो इसके बीच की डिस्टेंस लिख दी 1 और 3। ये इतना समझ में आ गया सबके, डिस्टेंस भी हमने ऐसी लिख ली जैसे था। ठीक है, अब इसकी वजह से हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ये ट्रायंगल की शेप में ऐसे बना सकते हैं ना इसको। ठीक है, Q1 Q2 Q3 था। अब हमारे पास देखो टोटल जो एनर्जी होगी वो हम कैसे निकालेंगे, देखो टोटल यहां पर क्वेश्चन में देख लो, ये तो हो जाएगा ना। देखो इसमें टोटल एनर्जी क्या होगी, देखो ये तो सब में कांस्टेंट आएगा 1/4πε0। ये तो के कांस्टेंट आएगा सब में, आएगा ना सबके साथ। दो चार्ज की वजह से तुम्हें आता ही ये निकालना। दो चार्ज की वजह से क्या निकाला था मैंने, Q1 Q2 अपॉन R12। ये किसकी वजह से था, Q1 और, देखो अगर आपको दो चार्ज की वजह से आ गया तो आप कितने भी चार्ज निकाल सकते हैं ना। तो दो चार्ज के Q1 और Q2 की वजह से कितना था, अभी तो लिखा था हमने, Q1 Q2 की वजह से कितना था, Q1 Q2 अपॉन R12। ये किसकी वजह से था, दो चार्ज की वजह से। जैसे हमने दो चार्ज लेके किया, इसी तरीके से इन दोनों चार्ज के बीच में भी आ जाएगी। इन दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा, Q1 Q3 अपॉन R13 हो जाएगा ना। और Q2 Q3 के बीच में क्या होगा, Q2 Q3 R23। डिस्टेंस भी वही लेंगे उनके बीच की। इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। देखो ये तो सब में कांस्टेंट आएगा ना। तो क्या होगा, Q2 Q3 अपॉन R23। समझ में आ गई बात, है ना आसान बहुत। डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हैं ना इसका, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, ये कर लेना, नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, कॉपी में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज, इसको देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। एक चार्ज है, सिंगल चार्ज है ना, उस चार्ज की वजह से हमें क्या निकालनी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, अब जो वर्क डन होगा, जो चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करेंगे हम, वो वर्क डन किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन के इक्वली होती है। क्या होती है, जैसे मैं एक स्प्रिंग का एग्जांपल लूं, एक स्प्रिंग को अगर मैं खींचता हूं, तो मैंने खींचने में स्प्रिंग को क्या वर्क डन क्या होगा, जो वो वर्क डन है ना, वो किसमें स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग को मैं जैसे छोड़ूंगा, उसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ना, होता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है एक्चुअल में, जो हम वर्क डन करते हैं वही क्या किसमें स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्ज, एक चार्ज की वजह से हमें क्या निकालनी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक जो चार्ज को लाने में वर्क डन करेंगे, वही वर्क डन किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यही हमने लिखना भी है इसमें, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ charge q from infinity to a point p in the external field is dqv. This work is stored in the form of potential energy of q.
if the potential if the point P has position vector r relative to some origin, we can write potential energy of Q at r in an external field Q into VR. ये आपको सब पता है ना, हो जाएगा। वर्डन किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के, बस ठीक। ये पढ़ लेना इसको और इसको लिख लेना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। अब एक एक्सटर्नल फील्ड है और उसकी वजह से हम क्या निकाल रहे हैं? सिस्टम ऑफ टू चार्ज है। पहला एक चार्ज था, पहले हमारे पास क्या था? एक चार्ज था। अब हमारे पास कितने चार्ज हैं? दो चार्ज है। इसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा वही, Q इंटू डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? QV। वर्क डन एक्चुअल में किसके बराबर होता है? देखो ये फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, देखो वर्क डन किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है ना। तो हम निकाल क्या रहे हैं? पोटेंशियल वर्क डन निकाल रहे हैं। वर्क डन बराबर क्या होता है? QV। ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q। इसको मैंने बोला भी था ऐसे याद करना, V के बाद अल्फाबेटिकली क्या आता है? W आता है ना। V इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन Q, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? QV। तो Q की अगर V में इंटू कर दूं मैं तो क्या जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। तो ये वर्क डन किसके बराबर होगा? बिल्कुल सही। तो यहां पर देखो U निकालना में, U इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू Q1 इंटू Q2 की वजह से निकाल, Q इंटू Q2 इंटू VR हो जाएगा ना? ठीक। इसको कर लेना, इसका ज्यादा वेटेज नहीं है इसलिए इसको आगे करते हैं हम। जो ज्यादा आना है उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखो ध्यान से देखेंगे इसको। इसमें क्या हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। इसको करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसकी वजह से हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको आप ढंग से कर लेना, ठीक है। इसका डेरिवेशन कर लेना ढंग से। देखो इसी में कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बनाते हैं? हम पैरेलल लाइन से बनाते हैं ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो थीटा एंगल बनाते हुए हमने रखा हुआ है, ठीक है। ये एक डाइपोल है, इसका नाम कुछ भी लिख लो, AB लिख लो, कुछ भी लिख लो। ये AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल सबको बताना क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l। एक सिस्टम ऑफ चार्ज है -q एंड +q और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a कुछ भी बोल सकते हैं ना। 2a इसके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। इसको हमने क्या रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। कितना एंगल बनाते हुए? ये कितना एंगल है हमारा? थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? वर्क डन के बराबर ही होगी। यही हमने पढ़ा ना, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? वर्क डन के बराबर होती है। तो वर्क डन हम कैसे निकालें? देखो अभी तक जो वर्क डन हमने पढ़ा था, मतलब अगर हम लीनियर उसमें देखें तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है ना फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर यही बात हम ना रोटेशनल मोशन में करें, रोटेशनल मोशन सबको पता है ना। देखो एक तो लीनियर मोशन हो गया, लीनियर मोशन में तो F इंटू क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क डन होता है ना। अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें, है ना, या सर्कुलर मोशन की बात करें, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है? जो वर्क डन है, वर्क डन अगर निकालना है तो क्या करेंगे? जो फोर्स होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा? टॉर्क में। और डिस्टेंस, जो लीनियर डिस्टेंस थी वो किसमें चेंज हो जाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। देखो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स चेंज हो गया टॉर्क में। ये सबको पता है। और अच्छा ये बताओ मास किसमें चेंज होता है? इनर्शिया। वेरी गुड। मास चेंज होता है इनर्शिया में, है ना, सही बोला।
है ना, ये पता है ना सबको। अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तो फोर्स चेंज होगा टॉर्क में, ये भी डिस्प्लेसमेंट है ना एक्स। लेकिन अगर हम एंगुलर मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसे देखेंगे, एंगुलर देखेंगे, सब चीज एंगुलर में चेंज हो जाएगी ना। टॉर्क भी पता है आपको क्या होता है, टॉर्क के बारे में सब कुछ पता है। ये जैसे ये डोर है ना, इस डोर में अगर इसको मुझे घुमाना है तो मुझे क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए होगा। किसी भी चीज को रोटेट करना है, उसके रोटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी पता है ना। इसी वजह से जो हैंडल होते हैं ये क्या लगाए जाते हैं, सबसे एंड में लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, टॉर्क क्या लगे, वो फोर्स क्या हो जाए, कम लगे। क्योंकि जो टॉर्क है, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, है ना। तो टॉर्क बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो डिस्टेंस बढ़ाओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाओ, या फोर्स बढ़ाओ। और अगर हम इस हैंडल को यहां पर लगा दें तो क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। टॉर्क तो उतना ही चाहिए हमें घुमाने के लिए, अगर 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए तो उतना ही चाहिए होगा इसे घुमाने के लिए। लेकिन फोर्स क्या लगेगा, फिर ज्यादा लगेगा ना। तो हम चाहते हैं कि फोर्स कम से कम लगे, तो क्या करेंगे हम, डिस्टेंस को क्या कर देंगे, इंक्रीज। तो डिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे तो भी टॉर्क बढ़ जाएगा ना, ये सबको पता है ना। टॉर्क बराबर था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो किसी भी चीज को अगर रोटेट करना हो तो क्या चाहिए होगा, टॉर्क चाहिए होगा। अब इसको थीटा एंगल अगर हमें रोटेट करना है, इसको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, इसको हमें थीटा एंगल घुमाना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, टॉर्क चाहिए। घुमाने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए होगा ना। अब टॉर्क कहां से आएगा, टॉर्क, अच्छा ये टॉर्क वाला आपने डेरिवेशन कर लिया था, एक बार बताऊं, नहीं किया ना। ये पता चला पी टॉर्क बराबर पी साइन थीटा कहां से आया, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बताऊं, बता दूं। तो एक बार देख लेते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला कहां से है, पी साइन थीटा। याद कर लेना, वैसे टॉर्क बराबर कितना होता है, पी साइन थीटा। अब ये पी साइन थीटा आया कहां से, एक बार मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूं आपको, ठीक है। स्क्रीन कहां से आएगी इसमें, व्हाइट बोर्ड, ठीक है। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, फटाफट देख लेते हैं कहां से। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है, मान लेते हैं कितना एंगल पे रखा गया है, इसमें माइनस क्यू और प्लस चार्ज क्यू होंगे। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 है, ठीक है। मान लेते हैं थीटा एंगल पे रखा हुआ, ठीक है। तो टॉर्क हमें निकालना है। टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है ना। तो अगर मैं इस पे टॉर्क, इसमें मैं टॉर्क निकालना चाहूं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, देखो एफ के बाद क्या आता था, ई के बाद क्या आता है, ई का फॉर्मूला याद है ना सबको, ई के बाद क्या आता है, एफ अपॉन क्यू होता है, फॉर्मूला होता है ना। तो यहां से एफ का फॉर्मूला, तो एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ बराबर तो हो जाएगा क्यू ई। तो एफ तो हमें पता चल गया कितना होगा, एफ बराबर होगा कितना, एफ की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब मेन काम क्या है, हमें निकालना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इससे हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम लिख दिया हमने ए बी और इसका नाम लिख दिया हमने ओ। एक ट्राइंगल बना दिया हमने, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया इसका। अब इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी भाई, जो परपेंडिकुलर होगा यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, एफ की वैल्यू तो क्यू ही रख देंगे, हम यहां से रख देंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ओबी। अब ओबी निकालने के लिए हमें कौन सा साइन थीटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा बराबर कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, 2a। तो ओबी बराबर कितना आ गया, ओबी बराबर कितना आया, 2a साइन थीटा। तो यहां पर रखो, टॉर्क बराबर आ जाएगा क्यू ई, ओबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a साइन थीटा, इतना आ जाएगा। और आपको ये पता ही होगा, ये आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा होगा, 2QA को अगर मैं साथ में ले लूं, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है ना।
तो ये तो हमारा 2qa को हम एक साथ लेंगे और बचेगा क्या हमारे पास, e sin थीटा बचेगा ना। तो टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PE sin थीटा। इतना क्लियर हो गया। तो ये PE sin थीटा होगा और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sin थीटा को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, P क्रॉस E, वेक्टर फॉर्म में ये लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ना। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला याद रहेगा, कहां से बनाता है, ये पढ़ा है ना सबने, आता है ना सबको करना। तो P टॉर्क बराबर कितना होता है, अब हम सीधा याद करेंगे इसको, ठीक है, सीधा पुट करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। तो अब ये टॉर्क बराबर होगा PE sin थीटा, यहां से हमारा टॉर्क आ गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर से आया था ना। अब हमें क्या करना है, वहां पर रखना है सीधा सीधा।